वंदे मातरम। जय श्री राम। देखिए, आज हम बात करेंगे पुलिस डिप्लोमा के पेपर सेकंड के बारे में। पुलिस डिप्लोमा के पेपर सेकंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अपराध एवं अपराध शास्त्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात, क्वेश्चन क्या बनेगा कि अपराध क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो हम क्या बताएंगे? तो हम ये बताएंगे कि अपराध शब्द को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। कई शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और अपराध शास्त्रियों ने अपराध की विभिन्न या अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है कि किसी भी देश के आपराधिक कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी आचरण का अपराध माना जाता है। यानी कि किसी भी आपराधिक कानून का उल्लंघन करने वाला अपराधी माना जाता है और वह अपराध की श्रेणी में आता है। और कई लेखकों ने अपराध को एक असामाजिक, अनैतिक और पापपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। कानूनी परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो अपराध आचरण का कोई भी रूप है जिसे किसी राज्य में सामाजिक रूप से हानिकारक घोषित किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कानूनी परिभाषा अगर दिखाना है तो अपराध आचरण का कोई भी रूप हो सकता है जिसे किसी भी राज्य या राज्य द्वारा किसी सामाजिक रूप से हानिकारक घोषित किया गया है। ये वैज्ञानिक है या शोध शास्त्री जिसका नाम है केनी। केनी क्या कहते हैं? केनी के अनुसार अपराध गलत है जिसकी मंजूरी दंडात्मक है और किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से अस्वीकार्य नहीं है, लेकिन केवल क्राउन या राजा द्वारा क्षमा किया जा सकता है। यह बात केनी कहता है। सदरलैंड भाई साहब वो अनोखी व्यक्ति है। वो सदरलैंड ने अपराध को सामाजिक अव्यवस्था के लक्षण के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक अव्यवस्था है साहब, सामाजिक व्यवस्था काम करा तो ठीक है, अव्यवस्था है और वही अपराध है। आज सदरलैंड बात की है, ठीक है। अगली बात हो रही है कि विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई अपराध की परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपराध के 3 मुख्य गुण होते हैं। अर्थात पहला गुण है कि यह किसी व्यक्ति के कुछ असामाजिक कृत्यों द्वारा लाया गया नुकसान है जिसे राज्य रोकना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात है कि राज्य द्वारा किए गए निवारक उपाय दंड के रूप में है। तीसरी बात है अभियुक्त के अपराध या अन्यथा का निर्धारण करने के लिए कानूनी कार्रवाई आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य के कानून में निहित आपराधिक कानून प्रक्रिया के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। अपराध की विशेषताओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है साहब। अपराध की विशेषताओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। विशेषता या भंग ये मुख्य विशेषता की है। एक अधिनियम एक्ट्स रियस ये बात करता है कि अपराध का गठन करने के लिए एक कार्य या चूक होनी चाहिए। मेष रिया दोषी मन, मेष रिया का तात्पर्य निहित दोषी के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में। निषिद्ध अधिनियम यानी कि मौजूदा दंड कानून के तहत अधिनियम को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। देखिए, निषिद्ध अधिनियम यानी कि मौजूदा दंड कानून के तहत अधिनियम को प्रतिबंधित किया जाना। बाहरी परिणाम, समाज पर हानिकारक प्रभाव, भावनात्मक मानसिक प्रभाव पड़ता है। सजाएं राज्य द्वारा दंडनीय है। अब अपराध ने दोबारा एक बार चेक करा। अभी तो बड़ो स्टेटमेंट पढ़ तो लिया भाई, एग्जाम में छापना भी तो है ना महत्वपूर्ण भाई। ओ स्टेटमेंट पीडीएफ में तो बहुत बड़ो है, लेकिन अब इन है ना नोट्स के रूप में छोटो बनाया। छोटा में भी देखो मुख्य बात जी एग्जामिनर नोटिस कर सके बे बात खाली बोल कर। अभी देखो दोबारा भी रिविजन मार रहा। अपराध क्या है, ठीक है। अपराध विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जाता है। भांति शिक्षा भांति परिभाषा दी। सबसे उपयुक्त परिभाषा है कि किसी भी विदेश के आपराधिक कानून का उल्लंघन अपराध है। और सब केनी को स्टेटमेंट याद रखे और सदरलैंड को याद रखे। केनी के क्या जिसकी मंजूरी दंडात्मक हो और किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से अस्वीकार नहीं है, ठीक है। और सदरलैंड ने क्या है, सदरलैंड कहता है कि अपराध को सामाजिक अव्यवस्था के लक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। और विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई अपराध की परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपराध 3 मुख्य गुण है। यह किसी भी व्यक्ति के कुछ असामाजिक कृत्यों द्वारा लाए गए जिसे राज्य रोकना चाहता है और राज्य द्वारा किए गए निवारक के उपाय दंड के रूप में है। और अभियुक्त के अपराध या अन्यथा का निर्धारण करने के लिए कानूनी कार्रवाई, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य के कानून हित
आपराधिक कानून प्रक्रिया के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, और अपराध की विशेषताओं की मुख्य विशेषता है एक अधिनियम, ठीक है, और में रिया और निश्चित अधिनियम, बाहरी परिणाम, सजा, ये अपराध की विशेषता है, याद रखा। अब बात करें क्रिमिनोलॉजी की। अब बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या है? व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी? क्रिमिनोलॉजी शब्द पहली बार 1895 में इतालवी कानून के प्रोफेसर गोर फेलो द्वारा गढ़ा गया था। है? अब ठीक है, और 1887 में फ्रांसीसी मानव विज्ञानी पॉल टोपिनाडो ने पहली बार फ्रांस में इसका इस्तेमाल किया था। अभी याद क्या ना इसे 85 देखो, 85 रुपये की क्रीम आदमी गोरो करता है, क्या याद है? 1885 क्रिमिनोलॉजी और पहली बार प्रयोग कौन करियो? गोर फेलो। ठीक है, और 1887 की बात करा तो 87 रुपये की टोपी, 87 रुपये की टोपी। ठीक है, तो टोपिनाडो ने पहली बार फ्रांस में इसका उपयोग किया। ये कुछ है तरीका याद रखना का, जरूरी को नहीं कि अंग पालना करो थे तारे साबु याद कर सको। और अपराध विज्ञान अपराध का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, अपराध विज्ञान पर पहली अमेरिकी पाठ्य पुस्तक 1920 में किसने लिखी? मोरिस परमालिन ने लिखी। ये तीन चीज तो याद रखो यार, क्योंकि एग्जामिनर सीधो नोटिस करने का डेट महत्वपूर्ण लिखी कौन लिखी, क्योंकि आदमी के मायने तो की भी कचरो लिख दे, पर डेट का मायने कचरो थोड़ी लिखी, डेट मायने है जी डेट लिखनी पड़ती है। तो आप डेट लिखा 1885, 85 रुपये की के ले वो क्रीम ले गोरा होने खातर। ठीक है, 87 रुपये की टोपी ले और फिरोक ले सके, यानी कि प्रेफरेंस हो गया। ठीक है, अरे दूसरा 1920 की बात करा, 1920 की बात करा, 1920 में मोरिस परमालिन ने अपनी पाठ्य पुस्तक में अपराध विज्ञान पर पहली अमेरिकी पाठ्य पुस्तक 1920 समाजशास्त्री मोरिस परमालिन लिखी। अपराध विज्ञान पर पहली पाठ्य पुस्तक 1920 में मोरिस परमालिन लिखी। मालिन 20 रुपया पर डे देना है, माली को 20 रुपये पर डे देना है, ये सब कुछ याद रखो साहब। और एडविन एच सदरलैंड, जिन्हें अमेरिकी अपराध विज्ञान के डीन के रूप में संदर्भित किया जाता है, सदरलैंड की पाठ्य पुस्तक जिसे पहली बार 1924 में प्रकाशित किया गया था, ने अधिकांश अमेरिकी अपराध विज्ञान के लिए मंच प्रदान किया था। एडविन एच सदरलैंड महान व्यक्ति है साहब, और अपराध विज्ञान पर रिसर्च इतनी करी गई और डीन बन गया। ठीक है, डीन बनता हिसाब सदरलैंड ने पहली पुस्तक 1924 में अपराध विज्ञान में प्रकाशित करी, जिसकी अधिकांश अमेरिकी अपराध विज्ञान के लिए मंच प्रदान करा। ठीक है, सदरलैंड की पुस्तक की अंतिम छपाई 1974 में हुई, छापी तो 1924 में ही, पर अंतिम छपाई 1974 में ही। 1924 में 74 में अंतर की है, खाली 7 को अंतर है, 7 और 2 को अंतर है, 4 तो सिमिलर है, 24। ठीक है, याद रखे। मैं सदरलैंड ने अपना अपराध विज्ञान की मूल परिभाषा प्रस्तुत की। अब सदरलैंड किताब लिख दी साहब 1924 में, 1974 में लास्ट पेज प्रकाशित कर दियो। परिभाषा क्या लिखी वो तो रिसर्च के बाद परिभाषा लिखी कि अपराध विज्ञान में कानून बनाने, कानून तोड़ने और कानून को तोड़ने की दिशा में प्रतिक्रिया करने की प्रतिक्रिया शामिल है। अब इतनी सी लिखी, अभी बेटी अब आपने कौन समझा है, इतनी सी परिभाषा क्या उसी अवधारणाओं को समझना, पाप, वाइस, अपराध, गलत, टोर्ट, विचलन, ये काफी परिभाषा यार अपराध की। और कन्फर्म आ क्वेश्चन कि पाप बताइए, वाइस बताइए, अपराध बताइए, गलत बताइए, टोर्ट बताइए, विचलन बताइए। अब आपने समझ जाएगा भाई साहब वाइस क्या है, आप तो मान लेगा वाइस वाइस प्रेसिडेंट है। अब बात लेकर टोर्ट क्यों है, तो टोर्ट मारे जो टोर्ट है, विचलन क्यों है, वो विचलित हो गया आदमी, वो विचलन है, तो वगैरह वगैरह बात है। रंगो एक्चुअली परिभाषा की है अपराध के रूप में, पुलिस डिप्लोमा की परिभाषा देवा है। अवधारणाओं को समझना है। अपराध की परिभाषा है कि मानव आचरण जो आपराधिक कानून का उल्लंघन करता है, जैसे चोरी करता है, बलात्कार करता है, हत्या करता है, वगैरह वगैरह। विचलन क्या है, वे गतिविधियां जो किसी समाज के मानदंडों का उल्लंघन करती है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना,
वगैरह। पाप के धार्मिक मामलों से संबंधित जो कुछ भी ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है उसे पाप कहा जाता है। ठीक है। गलत काम के समाज में गलती और तुच्छ रूप से अस्वीकार्य कार्य जिस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, जैसे झूठ बोलना, घोर असत्य बोलना वगैरह वगैरह। टोट के यह किसी व्यक्ति के साथ किया गया नागरिक अपराध है जिसके परिणाम स्वरूप चोट लगती है, नुकसान या हानि होती है, उसे टोट कहते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों का प्रतिक्रमण टोट के रूप में जाना जाता है। और वो इसकी वह अनैतिक या बुरी आदतें जो किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों के दौरान बुराई की ओर ले जाती है उसे वाइस कहते हैं, जैसे वेश्यावृत्ति, शराब, नशीली दवाओं की लत, जुआ खेलना वगैरह वगैरह। ये चीज है अपन महत्वपूर्ण है ना कि चीज अपराध तो पता है, कोई व्यक्ति बुरा आचरण करे, जेल चोरी कर दे, अपराध बलात्कार कर दे, अपराध है। विचलन की वजह यानी समाज में मानदंडों का उल्लंघन करती है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना, वो विचलन है। पाप है कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और गलत काम है जहाँ जो झूठ बोलना है, गलत है। टोट के वजह यानी किसी व्यक्ति के साथ किया गया नागरिक अपराध है, यानी व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण टोट है। वयस किया अनैतिक बुरी आदतें जो किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों के दौरान बुराई की ओर ले जाए, जैसे वेश्यावृत्ति, शराब, नशीली दवाएं, लत, जुआ। ये सारी परिभाषा देनी है अपन, याद रखें। अब मुख्य क्वेश्चन किया सी, अगर छोटो क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन किया सी, क्वेश्चन वहां से साहब अपराध और पाप के बीच में अंतर करो। अपराध की है, देखो अपराध तो देखो कानूनी प्रस्ताव है, और अपराध एक कानूनी प्रस्ताव है, और पाप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। और अपराध कानून का उल्लंघन है, और पाप धर्म और नैतिकता का उल्लंघन है। कानून द्वारा दंडित होता है, और पाप भगवान द्वारा दंडित होता है। अपराध सीधी चोट करता है, और पाप सीधी चोट नहीं करता है या नुकसान नहीं करता है। अपराध को उपाय सजा है साहब, पाप को उपाय तपस्या है। भगवान की तपस्या करो, पाप मिट जी। और अपराध करे तब अपराध हो जिसी ने फिर तपस्या करे नहीं हुए, फिर थाने सजा भुगतनी पड़ से। ठीक है। अपराध और विचलन के बीच में अंतर किया है, क्वेश्चन आ गया 3 बरांगो अपराध और विचलन के बीच में अंतर किया है, तो आप क्या कर अपराध अपराध है और विचलन विचलन है नहीं। अपराध की है राज्य या राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित कानून का उल्लंघन अपराध है, और संस्कृत मानदंडों का उल्लंघन विचलन है। विचलन संस्कृत मानदंडों का उल्लंघन विचलन है। नियंत्रण के लिए पुलिस व न्यायपालिका है। नियंत्रण के लिए सामाजिक दबाव है, ईश्वर का भय है। ठीक है। विचलन को नियंत्रण क्या हो, ईश्वर को भय दिखा के समाज द्वारा दबाव बनाकर। और अपराध का नियंत्रण कौन कर, पुलिस दंडो दिखा के, न्यायपालिका दंड देगा। ठीक है। अपराध से निपटने हेतु सजा की शक्ति है, और विचलन से निपटने हेतु कोई शक्ति नहीं है साहब। बिगम माइन तो यह कि समाज के कैसी ईश्वर के कैसी बह सकते हैं, और बाकी आते कोई को नहीं। उदाहरण हत्या, अपराध को उदाहरण हत्या। और विचलन है सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना। ठीक है। अब क्वेश्चन किया है कि अपराध और टोट के बीच में अंतर बताइए। देखो साहब, अगर बात करना अपराध और टोट के बारे में अंतर, तो अपराध एक अपराध आपराधिक कार्रवाई को जन्म देता है, और टोट दीवानी कार्रवाई को जन्म देता है। अपराध तो आपराधिक कार्रवाई जन्म देता है, टोट दीवानी कार्रवाई जन्म देता है। अपराध की कानून का उद्देश्य समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखे और अपराध की रोकथाम करना है उद्देश्य, और टोट के उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। देखिए अपराध को मुख्य उद्देश्य है कि कानून जो तोड़ने में सजा दो, कानून व्यवस्था बना रखो और भी रोकथाम करो। लेकिन टोट के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करो। अपराध ये कहे अपराध का कानून संहिताबद्ध कानून है, टोट का कानून असंहिताबद्ध कानून है। अपराध में जन अधिकारों और कर्तव्यों का हनन होता है जो समाज को प्रभावित करता है। अपराध में जन अधिकारों और कर्तव्यों को हनन होता है, जबकि टोट में निजी अधिकारों का हनन होता है। अब तो बात हुई अपराध और टोट की, दोबारा रिवीजन मान लिया। टोट दीवानी कार्रवाई को जन्म देता है, और अपराध आपराधिक कार्रवाई को जन्म देता है। और टोट व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अपराध कानून व्यवस्था बनावे, अपराध की रोकथाम करे। अपराध का कानून संहिताबद्ध है और टोट का असंहिताबद्ध है। अपराध में जन अधिकारों और कर्तव्यों का हनन होता है जो समाज को प्रभावित करता है, और टोट में निजी अधिकारों का हनन होता है। अपराध के दायरों का वर्गीकरण करो साहब। अब वो क्वेश्चन आई जाए तो थे कौन सा दायरा कर, अपराध विज्ञान का कार्यात्मक दायरा और अपराध विज्ञान का सैद्धांतिक दायरा। ये 2 दायरा है। मान लो क्वेश्चन ओ उठ गयो भाई, ओ तो क्वेश्चन मान लो कि अपराध के दायरों का वर्गीकरण कीजिए, टिप्पणी कर दियो, तो मान लो कि 250 शब्द दे दियो या 500 शब्द दे दियो, तो इम तो पूरी चीज आ गई। अगर ओ क्वेश्चन आ गया अपराध विज्ञान का कार्यात्मक दायरा बताइए, 3 नंबर क्वेश्चन, या मान लो कि ज्यादा ही नंबर क्वेश्चन आ गया, तो पहला क्वेश्चन है अपराध विज्ञान के कार्यात्मक दायरे को समझाइए।
वो क्वेश्चन आ गया। तो देखियो, दायरे में विधायी निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिसों, न्यायिक संस्थानों, अदालतों, सुधार संस्थानों जैसे जेल, सुधार और शैक्षिक, सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक सामाजिक सेवाएं ऐसी शामिल है। देखो, अपराध के दायरे में के शामिल है। कार्यात्मक दायरा, कार्यात्मक को तात्पर्य है कि अपराध कर लियो ने फिर बिन कौन सा कार्यक्रम में गुजरना पड़सी, जहाँ पुलिस गुजरना पड़सी, न्यायपालिका गुजरना पड़सी, फिर सुधारात्मक संस्थाओं गुजरना पड़सी, फिर शैक्षणिक, सार्वजनिक, निजी सेवा एजेंसियों से गुजरना पड़सी आदि चीजें। अपराध विज्ञान मुख्य रूप से अपराध के कारणों, अपराधियों की विशेषताओं और अपराध की रोकथाम से संबंधित है। यह विभिन्न समाजों में सामाजिक समस्याओं सह अपराधों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब, आवारापन और किशोर अपराध आदि। कार्यात्मक में, ठीक है। विधायी भाग, विधायी भाग यह मौजूदा आपराधिक कानून के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करता है। कानून प्रवर्तन भाग के दायरे लिख दिए थे। न्यायपालिका और जेल, जनता के लिए न्याय की पहुंच, मुफ्त कानूनी सहायता, किशोर न्याय मुद्दे इत्यादि। तो हमने अपराध विज्ञान कार्यात्मक दायरे में बस मोटा मोटी इतनी चीज है। किताब तो बहुत मैटर दे रखी है। अपराध विज्ञान के कार्यात्मक दायरे को समझाइए तो इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है। विधायी ए पॉइंट लिख दिया। अब बात करें अपराध विज्ञान के सैद्धांतिक दायरों की। देखो साहब, अपराध विज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन करते समय यह याद रखना चाहिए कि अनुशासन, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, कानून, चिकित्सा, राजनीति विज्ञान, सामाजिक कार्य, धर्म, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, पेनोलॉजी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ज्ञान से बना है सैद्धांतिक कार्य। सिद्धांतों मतलब क्या? समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, कानून, चिकित्सा, सामाजिक, धर्म, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, पेनोलॉजी आदि सिद्धांतिक की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? क्या हुआ? प्रश्न है कि अपराध विज्ञान और अन्य विषयों के बीच संबंध है। जैसे 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 शब्द आता है विक्टिमोलॉजी यानी कि पीड़ित संबंधी अध्ययन, और पेनोलॉजी यानी कि सजा संबंधी अध्ययन पर विशेष जोर। अपराध विज्ञान और अन्य विषयों के बीच संबंध है। विक्टिमोलॉजी पीड़ित अध्ययन और पेनोलॉजी सजा अध्ययन। क्यों सुना सी विक्टिमोलॉजी और पेनोलॉजी हो? तो देखो इन बारे में चर्चा करा। इनका कुछ पॉइंट लिखना पड़े। आपराधिक मानववर्त विज्ञान, आपराधिक समाज शास्त्र, आपराधिक मानववर्त विज्ञान, आपराधिक मनोविज्ञान, आपराधिक कानून, पेनोलॉजी, जैव भौतिकी, विक्टिमोलॉजी, अर्थशास्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पॉइंट लिखना पड़े। तो पहला पॉइंट की अगर चर्चा करा, आपराधिक मानववर्त विज्ञान, यह अपराधियों के व्यक्तियों को भौतिक दृष्टि से सबसे समझने का प्रयास करती है। देखिए, यह अपराधियों के व्यक्तित्व को भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयास करती है और नाम आता है सेंसर लेब्रोस। इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे जो अंत तक आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति का कारण बने, और द क्रिमिनल मैन में पहली बार 1870 में प्रकाशित लेब्रोस में आपराधिक मानव विज्ञान के अपने सिद्धांत को विकसित किया, ताकि वह तल से ही व्यक्ति अपराध क्या है पता लगा सके कि व्यक्तिगत अपराध क्या है। और आपराधिक समाजशास्त्र, देखिए अपराधिक मनोवर्त विज्ञान क्या बात करता है? अपराधियों के व्यक्तित्व को भौतिक दृष्टि से समझते हैं, और नाम व्यक्ति का क्या है? सेंसर लेब्रोस इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे जो अंत तक मानव आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति के कारण बने। जो द क्रिमिनल मैन में पहली बार 1870 में प्रकाशित लेब्रोस अपराधिक मानव विज्ञान के अपने सिद्धांतों के विकसित किया, ताकि पता चल सके कि व्यक्ति अपराध क्यों करता है। आपराधिक समाजशास्त्र, देखिए आपराधिक व्यवहार विशेष प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के लिए जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य व्यक्तियों की सामान्य प्रतिक्रिया है। अपराधी मनोविज्ञान, यह अपराधिकता को मानव स्वभाव के भावात्मक पहलू से जोड़ने का प्रयास करता है। आपराधिक व्यवहार का अध्ययन जहां व्यवहार शब्द में व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, शारीरिक विज्ञान, सीखना, प्रेरणा, सोच और अन्य संज्ञात
संज्ञानात्मक कारक शामिल होते हैं। आपराधिक कानून, आपराधिक नीति का निर्माण अनिवार्य रूप से अपराध के कारण और उससे संबंधित कारकों पर निर्भर है। पेनोलॉजी क्या है? देखिए, सजा का अध्ययन, कैदियों की हिरासत और उपचार अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है। जैव भौतिकी अध्ययन, विक्टिमोलॉजी, इनके बारे में अपना कुछ लिख दीजिए। विक्टिमोलॉजी के यानी कि पीड़िता का अध्ययन, उसके बारे में लिख दीजिए। अर्थशास्त्र, अमीर गरीब के बीच संघर्ष, पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकने की भावना, अपराध गरीबी से उत्पन्न होता है, वगैरह वगैरह। सूचना प्रौद्योगिकी, अपराध भी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। विक्टिमोलॉजी पर विशेष जोर की बात करें, देखिए, पीड़ित और अपराधियों के बीच संबंध, पीड़ित और अपराधियों, आपराधिक न्याय प्रणाली और अन्य सामाजिक समूहों के बीच संबंधों सहित पीड़ित होने की प्रक्रिया और इसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन है। पीड़ित और अपराधियों के बीच संबंध, पीड़ित और आपराधिक न्याय प्रणाली और अन्य सामाजिक समूहों के बीच संबंध सहित पीड़ित होने की प्रक्रिया, इसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है या नहीं करता है जिससे पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है तो इसे विक्टिम एसिपिटेशन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति शिकार तब होता है जब कोई अपनी कार लॉक नहीं करता और किसी ऐसी चीज के परिणाम स्वरूप चोरी हो जाती है जिसे हम करना भूले थे या करना नहीं भूले थे, वगैरह वगैरह। अब पेनोलॉजी के पर विशेष जोर, यह लैटिन शब्द पोइना से लिया गया जिसका अर्थ है सजा। पेनोलॉजी पुलिस, अदालतों और सुधार जैसे आपराधिक न्याय के औपचारिक संस्थाओं की गहन जांच से संबंधित है। पेनोलॉजी एक बहुविषयक क्षेत्र है जो गलत काम करने वालों के खिलाफ आपराधिक दंड के उपयोग का अध्ययन और मूल्यांकन करता है। यह कानून बनाने, कानून तोड़ने और कानून तोड़ने की प्रतिक्रिया की एक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन क्या है? अपराध और आपराधिक टाइपोलॉजी क्या है? टाइपोलॉजी क्वेश्चन, टाइपोलॉजी, अपराध विज्ञान से संबंधित टाइपोलॉजी बताइए। टाइपोलॉजी के बारे में बताना पड़ सी। चलो आप चर्चा करा। अपराधों की टाइपोलॉजी पर टिप्पणी कीजिए। क्या टिप्पणी कर सकते? देखो, अपराधों की टाइपोलॉजी कुछ विशेषताओं के आधार पर अपराधों की वर्गीकरण प्रणाली को संदर्भित करती है, जैसे कि प्रमुख कानूनों में किया गया मौजूदा वर्गीकरण, अपराध के तौर तरीके आदि। सीआरपीसी में अपराधों के प्रकार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी में अपराधों के प्रकार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, संघीय और गैर संघीय अपराध। देखो, अपराधों की टाइपोलॉजी क्यों सुना देना है तो अभी पिंग माइन पहला तो सीआरपीसी, फिर आईपीसी का कुछ सेगमेंट ना गालना ही पड़सी। जैसे सीआरपीसी में अपराधों के प्रकार, संघीय और गैर संघीय अपराध। सभी अपराधों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, संघीय अपराध और गैर संघीय अपराध। संघीय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2C में संघीय अपराध को उल्लेख है। संघीय अपराध का उल्लेख बाद अर्थ हो है कि वारंट के बिना गिरफ्तारी। और गैर संघीय अपराध धारा 2A, 2 क्लोज फर्स्ट, बिना वारंट नो गिरफ्तारी। 2C की बात वो करे, संघीय अपराध 2C के अंदर है, गैर संघीय अपराध 2 क्लोज फर्स्ट के अंदर है। वारंट के बिना गिरफ्तारी, वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं। ठीक है। सभी गंभीर अपराधों को संज्ञेय माना जाता है। अपराध जो 3 साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है वह संज्ञेय है। 3 साल से कम के कारावास से दंडनीय जो कि संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस के पास अदालत से वारंट प्राप्त करने का समय नहीं होता, क्योंकि अपराध गंभीर होने के कारण अपराधी भाग जाता है या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर लेता है। और संज्ञेय अपराध के मामले में अपराधी को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी राज्य और पुलिस की होती है। आगे गैर संज्ञेय अपराध के बारे में छापो। ठीक है भाई। अब संज्ञेय अपराध के बारे में तो छाप दियो, और गैर संज्ञेय अपराध है कि वारंट बिना गिरफ्तारी को नहीं, बहुत छापना है। ठीक है। जमानती और गैर जमानती अपराध की है। गैर जमानती और गैर जमानती अपराध 2A के अंदर है, और जैसे संज्ञेय अपराध 2C के अंदर है, और गैर संज्ञेय अपराध 2 क्लोज फर्स्ट के अंदर है। वैसे जमानती या गैर जमानती अपराध 2A के अंदर है। ठीक है। जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में हम चर्चा। देखिए, जमानती और गैर जमानती अपराध जो कि 2A के अंदर है,
देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A में प्रावधान है कि जमानती अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसे पहली अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाया गया है, और गैर जमानती अपराध का अर्थ कोई अन्य अपराध है। जमानत जमानत का अर्थ है एक कानूनी अदालत द्वारा मांगी गई गारंटी या धन की राशि जो गलत काम करने या अपराधी आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा या उसके लिए जमानत के रूप में भुगतान की जाती है। जमानती और गैर जमानती मामलों को दंड प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची में दिखाया गया है। पहली अनुसूची के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अलावा अन्य कानून के तहत अपराध को 3 साल से कम कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय उन्हें जमानती कहते हैं। कम के साथ तो जमानती है, और 3 साल से अधिक तो गैर जमानती है। मोटे तौर पर गंभीर अपराधों को गैर जमानती और अन्य को जमानती अपराध कहा जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों की सूची प्रदान करता है। आईपीसी के तहत वर्गीकरण, भाई अपन अपने सीआरपीसी के तहत वर्गीकरण तो पढ़ लिया, ये हमने सीआरपीसी के तहत ही वर्गीकरण पढ़ा है, संघीय और गैर संघीय अपराध, जमानती और गैर जमानती अपराध। अब हम पढ़ेंगे आईपीसी के तहत वर्गीकरण। चलिए देखिए आईपीसी तहत वर्गीकरण। भारतीय दंड संहिता 1860 भारत का प्रमुख आपराधिक कोड है जो अपराधों को परिभाषित करता है। इसके तहत अपराधों का वर्गीकरण नीचे दिया गया है। जैसे शरीर के खिलाफ आईपीसी का अपराध यानी कि हत्या होगी, हत्या का प्रयास करियो, इरादतन हत्या कर दी, गैर आदतन हत्या का प्रयास करियो, अपहरण करियो, गंभीर चोट दे दी, लापरवाही मौत होगी, मानव तस्करी होगी, वो तो शरीर के खिलाफ आईपीसी की धारा है। अब यौन अपराधों के तहत आईपीसी की धारा क्या है, तो बलात्कार हो गया, बलात्कार करने का प्रयास हो गया, महिलाओं की सील भंग करने के इरादे से हमला और महिलाओं की सील का अपमान करना, ये यौन अपराध के तहत आईपीसी अपराध है। और संपत्ति के खिलाफ आईपीसी अपराध डकैती करनी, चोरी करनी और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित आईपीसी अपराध दंगे करना और आगजनी, गैर कानूनी सभा और अब आर्थिक अपराध जैसे धोखाधड़ी करनी, जालसाजी करनी, मानव तस्करी जैसे आईपीसी की धारा 370 और 370A तहत नाबालिगों की खरीद, विदेश से लड़की आयात करना, वेश्यावृत्ति करना। राज्य के खिलाफ अपराध में आईपीसी की धारा 121 124 ए के तहत और अन्य अपराध कुछ भी लिखो, ठीक है। अब अपन कैसे देखनी है कि अपन आईपीसी की धारा के तहत कितना अपराध पढ़ो। देखो शरीर के खिलाफ आईपीसी अपराध पढ़ लियो, यौन अपराध पढ़ लियो, संपत्ति के खिलाफ आईपीसी अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था के से संबंधित अपराध, आर्थिक अपराध, मानव तस्करी, राज्य के खिलाफ अपराध और अन्य अपराध। अब क्वेश्चन और की आस्क है, देखो मानव शरीर के खिलाफ अपराध पर टिप्पणी करिए। देखिए गैर इरादतन हत्या, दहेज मौत, आहत और गंभीर चोट, बलात्कार, अपहरण, इसे शब्द है कि अनापन शब्द अनापन समझ गए ना अंग बार लिख सका। तो अपन याद रखना कि मानव शरीर के खिलाफ अपराध पर टिप्पणी लिखे तो ये तो सारा पॉइंट लगा दिया, अंग 12 मैंने विस्तृत विवरण लिख दिया, अंग 12 में टिप्पणी कर दिया, यानी कि हत्या की हो तो हत्या के ओ मॉड्यूल ओ काम हो, दहेज मौत के हुए, दहेज ले हुए, दहेज दे फिर दहेज नहीं दे तो मौत कर दे, और अपहरण किए हुए, बलात्कार किए हुए टिप्पणी लिख दिया। अब क्वेश्चन सुनवासी के संपत्ति के खिलाफ अपराध पर टिप्पणी लिखे, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते, देखिए बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम की धारा 2C के अनुसार संपत्ति का मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति, चाहे वह चल या चलो, मूर्त या अमूर्त हो। संपत्ति के खिलाफ कई अपराध है जिसमें शामिल है चोरी, जबरन, वसूली, डकैती, संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग, अपराधी विश्वासघात, धोखाधड़ी आदि है। क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एनसीआरबी के अनुसार संपत्ति के खिलाफ 2019 के मामले 8,53,455 जो 1920 में 24.6% घटकर 6,43,583 मामले हो गए थे, ठीक है। संपत्ति के खिलाफ अपराध में थे यदि कोई भी अगर चल संपत्ति मूर्त है संपत्ति के खिलाफ अपराध मासी जी हाँ, चोरिया जी, वसूली, डकैती, अपराधी विश्वासघात, धोखाधड़ी जी। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में एनसीआरबी के अनुसार इतना आंकड़ा हो या फलाना निकले। कमजोर समूह के खिलाफ अपराध, देखिए भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह सामान्य रूप से अपने लोगों और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
देश के सभी नागरिकों को स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी भारत की संविधान द्वारा दी गई है, जो यह भी प्रदान करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 38, 39, 46 अपने लोगों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की गवाही देते हैं। आर्टिकल 38 हो, 39 हो, 46 हो, ठीक है, कमजोर वर्ग जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात भी करता है। भारत में कमजोर समूह, देखिए देखिए पहली बात होती है संरचनात्मक भेदभाव का सामना कर रही कमजोर समूह जैसे महिलाएं, SC, ST, ठीक है, और बच्चों की भेदता, यानी कि एक बच्चा जो बचपन से अपराध का शिकार रहा है, विशेष रूप से कमजोर बच्चों के खिलाफ अपराधों के उदाहरण है भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, नाबालिग की खरीद फरोख्त, पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध, बाल विवाह, यौन उत्पीड़न, यौन हमला, ऐसे विकलांगता के कारण भेदता, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक आर्थिक अवसरों में विकलांगता के कारण भेदता करें, यानी कि भेद करें, और प्रवासन के कारण भेदता, एक जगह से दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में भेदभाव, देश में या राज्य में कहीं पर भी, और कलंक और भेदभाव के कारण भेदता, यानी कि भेदभाव का परिणाम हिंसा, यातना और सामाजिक हैसियत ऐसे पर होती है। भेदभाव विभिन्न बीमारियों और यौन यौन अभिविन्यास से और समलैंगिकता, ट्रांसजेंडर, उभयलिंगी, हिजड़ा के तौर पर कलंक और भेदभाव के कारण में भिन्नता की जाती है। महिलाओं की भिन्नता, यानी कि रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, महिलाओं की सील भंग करने के इरादे से हमला, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं की शारीरिक बनावट के कारण कमजोर होती है। शरीर का रंग काला या गोरा हो, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के उदाहरण फिर छापो साहब, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक कांड में छाप दो, जब बलात्कार छाप दो, रेप छाप दो, गैंगरेप छाप दो, अपहरण छाप दो, और वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ओ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आसी कि अपराध की सामान्य टाइपोलॉजी को समझाइए, ठीक है, सामान्य टाइपोलॉजी को समझाइए और टिप्पणी कीजिए। तो ये 8 तो याद रखो, सफेदपोश अपराध, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, साइबर अपराध, पीड़ित अपराध, पर्यावरण अपराध, समान अपराध और घृणा अपराध। पहला पॉइंट आप लेवा सफेदपोश अपराध क्या है। सफेदपोश अपराध 1939 में एडविन एच संदरलैंड ने सफेदपोश अपराध को आपराधिक कानून के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया। अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति के व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सफेदपोश अपराध, बिल्कुल सही बात की है। 1939 में एडविन एच संदरलैंड ने सफेदपोश अपराध को आपराधिक कानून के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया। अपने व्यवसाय के दौरान सम्मानजनक और उच्च सामाजिक स्थिति के व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। सफेदपोश अपराध के संदर्भ में शब्दावली क्या है। एंटी ट्रस्ट उल्लंघन, कोई भी गतिविधि जो किसी उद्योग के भीतर कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के अवैध रूप से रोकती है। बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी या वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी, यानी बीमाकृत या विनियमित वित्तीय संस्थानों के भीतर या उनके खिलाफ होता है। वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी, वाणिज्य ऋण धोखाधड़ी, चेक धोखाधड़ी, झूठे क्रेडिट कार्ड आवेदन शामिल है। दिवालियापन धोखाधड़ी के संपत्ति के गलत तरीके से छिपाने और लेनदारों को गुमराह करने की बात होती है। और आर्थिक जासूसी, व्यापार गुप्त चोरी, किसी व्यक्ति, व्यवसाय या उद्योग से स्वामित्व वाली आर्थिक जानकारी अर्थात व्यापार रहस्य की चोरी या हेराफेरी। गबन क्या है, अपराधी की देखभाल, अपेक्षा या नियंत्रण को सौंपे गए धन, संपत्ति या मूल्य को गैर कानूनी उपयोग हेतु दुरुपयोग, ठीक है। ओ तो देखो साहब, सफेदपोश अपराध का मायना जी, सफेदपोश अपराध किए हुए हैं, सदरलैंड की वर्गीकरण करियो, परिभाषा दी, और एंटी ट्रस्ट उल्लंघन हुआ, बैंक धोखाधड़ी हुआ, दिवालियापन हुआ, आर्थिक जासूसी, गबन वगैरह वगैरह। अभी बात करें आर्थिक अपराध। देखिए आर्थिक अपराध की एक अलग श्रेणी है। सामान्य तौर पर ये वित्तीय अपराध होते हैं। आर्थिक अपराध न केवल व्यक्तियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भी नुकसान पहुंचाते हैं। नशीले पदार्थों की तस्करी, मुद्रा और कीमती प्रतिभूतियों की जालसाजी, वित्तीय घोटाले, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, कर, विदेशी मुद्रा को विनियमित करने वाले कई विशेष कानून हैं। देश में आयात से संबंधित नशीले पदार्थों, बैंकिंग, बीमा, व्यापार और वाणिज्य आदि है। और ये लिखने के बाद और ये सारी चीज लिखने के बाद हमें लिखना है कि ये लिखने के पश्चात इन अपराधों को रोकने हेतु विभिन्न एजेंसियों के उत्तरदायित्व व सरकार का इनको रोकने के क्या प्रयास है, इनके बारे में लिखना है। दोबारा मेरी बात गौर कीजिए कि ये सारी चीज, ये
इतनी चीज लिखने के बाद हमें अपराधों को रोकने हेतु विभिन्न एजेंसियों के उत्तरदायित्व व सरकार का इनको रोकने में का क्या प्रयास रहेगा, इनके बारे में भी हमें लिखना है, जिससे ये क्वेश्चन बड़ा बन जाए और एग्जामिनर को लगे कि यार कुछ इसको पता है। तो वैसे अब बात करते हैं हम संगठित अपराध की। संगठित अपराध क्या है? संगठित अपराध कोई भी उद्यम या व्यक्तियों का समूह है जो निरंतर अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा कमाना है। ठीक है। उदाहरण के लिए संगठित अपराध निरंतरता की विशेषता है। जैसे आपराधिक समूह है व्यक्तिगत सदस्यों के जीवन काल से परे संचालित होते हैं। और संरचना इनकी क्या होती है? सदस्यता, यानी कि अपराध करने हेतु सदस्यों को जांच के अधीन किया जाता है और उन्हें आपराधिक समूह के प्रति अपनी योग्यता और वफादारी साबित करने की आवश्यकता होती है। और आपराधिकता, संगठित अपराध के प्रकार जैसे संगठित हिंसक अपराध, क्राइम सिंडिकेट, अपराधी रैकेट और राजनीतिक भ्रष्टाचार। संगठित अपराध के प्रकार है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगठित अपराधों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए, प्रकारों को समझाइए। तो के समझाशा संगठित हिंसक अपराध, क्राइम सिंडिकेट, अपराधी रैकेट, राजनीतिक भ्रष्टाचार अंगो बारी वर्ष अध्ययन करा। देखो के वे संगठित हिंसक अपराध क्या है? इस प्रकार इस अपराध में पीड़ित को कोई सेवा या लाभ के बिना गैंगस्टर द्वारा पूरी तरह से लाभ प्राप्त किया जाता है। इस प्रणाली में किशोर अपराधी और सामाजिक अपराधी समय के साथ साथ पेशेवर गैंगस्टर बन जाते हैं। इन अपराधों के उदाहरण चोरी है, डकैती है, जबरन वसूली है, अपहरण है, जेब खर्ची आदि है। आतंकवाद एक संगठित हिंसक अपराध का एक बड़ा उदाहरण है। क्राइम सिंडिकेट क्या है साहब? देखिए साहब, उदाहरण को समझ कर व्याख्या करें एग्जाम में। ठीक है, उदाहरण को समझा कर व्याख्या करनी है एग्जाम में। ठीक है, उदाहरण क्या है? जुआ है, व्यवसायिक है, वेश्यावृत्ति है, बूटलेगिंग, मादक दवाओं और नशीले पदार्थों की आपूर्ति आपराधिक गिरोह को संदर्भित करता है। क्राइम सिंडिकेट। ठीक है, आपराधिक रैकेट क्या है? देखिए कि इसे रैकेटियरिंग भी कहा जाता है। यह आमतौर पर व्यक्तिगत चोट या संपत्ति के किसी प्रकार के खतरे के तहत एक व्यवस्थित जबरन वसूली है। क्रिमिनल रैकेट इस मायने में क्रिमिनल सिंडिकेट से अलग है कि यह सेवा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो सामान्य रूप से वैध व्यवसाय में लगे होते हैं। जब सिंडिकेट में गतिविधियां पूरी तरह से नाजायज और निश्चित होती है, जैसे जुआ रैकेट लोगों को अपना अधिक से अधिक पैसा गुड़ दौड़ या सहयोग और भाग्य के खेल में लगाने का लालच देती है और फिर उन्हें ठगते हैं। साइबर कसिनो अपराध का आधुनिक रूप है। राजनीतिक भ्रष्टाचार राजनेताओं का द्वारा कुख्यात अपराधियों का उपयोग जो चुनाव में जीत हासिल करने के लिए लोगों से हिंसा और धमकियों द्वारा वोट मांगते हैं। साइबर अपराध क्या है? पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ा है। वित्तीय नेटवर्क, संचार प्रणाली, बिजली स्टेशन, आधुनिक ऑटोमोबाइल और उपकरण सभी कंप्यूटर पर निर्भर करते हैं। ये कंप्यूटर जमा, खरीद, टेलीफोन कॉल, बिजली का उपयोग, चिकित्सा उपचार, ड्राइविंग पैटर्न और बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए एक अपराधी को सारे डेटा एक ही जगह मिल जाते हैं अपराध कारित करने हेतु। साइबर अपराध के कारण क्या है और साइबर अपराध के वर्गीकरण क्या है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साइबर अपराध के कारण कंप्यूटर में अपेक्षाकृत कम जगह में डेटा स्टोर करने की अनूठी विशेषता है। यह भौतिक और आभासी माध्यम से अधिक आसानी से जानकारी निकालने की सुविधा देता है। जटिल साइबर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अपराधियों को कुछ ही समय में सबूत नष्ट करना आसान लगता है। साइबर अपराधों का वर्गीकरण की बात करें तो व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध, संपत्ति के सभी रूपों के खिलाफ साइबर अपराध, राज्य और समाज के खिलाफ साइबर अपराध। व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध की बात करें तो व्यक्ति के खिलाफ साइबर अपराध में ईमेल के माध्यम से उत्पीड़न, पीछा करना, मानहानि, कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच, अश्लील प्रदर्शन, धोखाधड़ी और अश्लील साहित्य आदि शामिल है। संपत्ति के सभी रूपों के खिलाफ साइबर अपराध की बात करें तो संपत्ति के खिलाफ साइबर अपराध में बर्बरता, वायरस का संचरण, बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन, इंटरनेट समय चोरी, अवैध वस्तुओं की बिक्री और ईटीसी आदि शामिल है। राज्य या समाज के खिलाफ साइबर अपराध की बात करें तो अनाधिकृत जानकारी, साइबर आतंकवाद, जालसाजी, ऑनलाइन जुआ आदि शामिल है। पर्यावरण अपराध, ये इंपॉर्टेंट है सर, काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अपराध पर्यावरण संरक्षण और सुधार के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों का उल्लंघन पर्यावरण अपराध है। भारत का संविधान, भारतीय संसद ने 1977 में भारत के संविधान में 2 अनुच्छेद 48A और 51A 48A
और 51A जोड़े, ठीक है, और सम्मिलित किए गए। 48A क्या कहता है, राज्य प्राणों की रक्षा करे और सुधार करने के लिए करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करे, ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक 51 एक बात करता है, भारत के प्रत्येक नागरिक पर वन, जिलों, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न कानून बनाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 बात करता है, वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1986 में पारित किया गया था। यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना 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 वजहों के बिना वनों को काटने या वन भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कारखाना अधिनियम 1950, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। पहले अधिनियम को अच्छे से छापो। यह अधिनियम 1972 जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानवर पक्षियों के शिकार को प्रतिबंधित करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1970। यह अधिनियम किसी भी जहरीले, हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थों को किसी भी धारा या कुएं में प्रवेश करने से रोकता है। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, जैसे रोकथाम अधिनियम 1974, उपकर अधिनियम 1977। इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ उद्योगों और स्थानीय प्राधिकरणों को बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा खपत किए गए पानी पर उपकर लगाने और संग्रह करना, ठीक है। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत उद्योग, ऑटोमोबाइल, घरेलू आग अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा। वायु की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्रयास करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तो ये पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने नियंत्रित यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अस्तित्व में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता में बीमा अधिनियम 1991, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997, पर्यावरण में जल, वायु, भूमि, मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी आदि आते हैं, ठीक है। अब एक बार दोबारा रिपीट कराएं क्योंकि वो बहुत डीप पढ़ूंगा जी, डीप डीप होता तो फिर याद रहना रहो सिस्टम का। तो पहले देखो मोटा मोटी याद क्या चीज याद रखो, पहले याद रखो कि भारतीय संविधान में भारतीय संसद ने 1976 में भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 48A और 51A जोड़े। 48A तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की देशों के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करता है। 51A भारतीय प्रत्येक नागरिक को वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की बात करता है और सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न कानून बनाए गए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 को है, ठीक है। वनों को कटाई से रोकना 1986 में पारित हुआ था। यह अधिनियम प्रावधान करता है केंद्र सरकार द्वारा बिना अनुमति के कोई वन काट सके। और कारखाना अधिनियम 1948 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। वन्य जीव यानी कि वन्य जीवा की रक्षा करनी। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और उपकर अधिनियम 1977 को है। और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 को है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 को है। राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 को है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997 को है। तो देखिए अब बात करेंगे आपराधिक टाइपोलॉजी को समझाइए। आपराधिक टाइपोलॉजी वह इसका अपराधी जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार का अपराध किया है। अपराधी बनने के कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे सामाजिक कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, निरक्षरता है, समाज में सीखना, भेदभाव है, असमानता वगैरह। मनोवैज्ञानिक कारण मनोविज्ञान विकार है, सामाजिक व्यक्तित्व है। भौगोलिक कारण कुछ भी हो सकते हैं। और अनैतिक कारण सामाजिक व्यवहार, शराब, नशीली दवाओं की लत वगैरह। किशोर अपराधी जो कि 18 वर्ष से कम का है, जो बच्चा है। अनाथ, देखभाल और शिक्षा का अभाव होने के कारण। आदतन अपराधी जिसे अखबार लिखो आदतन हत्यारा है, आदतन बलात्कारी है, आदतन चोर है, धोखेबाज है। आदतन अपराधों के कुछ परिणाम है बार बार गिरफ्तारी और सजा, अधिक जुर्माना, लंबी जेल, नुकसान। इनके बारे में वर्गीकरण करना है हमें, इनके बारे में हमें लिखना है। मैंने तो शॉर्ट लिख दिया कि आदतन अपराधी के करे हत्यारो है, बार बार हत्या करे, वो हत्यारो है। यहाँ लिखो अखबार।
पुनरावर्तन, पेशेवर अपराधी, हिंसक अपराधी, बंदूक ले रखी है जो हिंसक अपराधी है, साइबर अपराधी, साइबर अपराधी के प्रकार बताएं, और जिसमें हैकर्स बताएं, संगठित हैकर्स, इंटरनेट स्टॉकर बताएं, साइबर अपराधी मैन। ये आपराधिक टाइपोलॉजी है। देखिए मतलब कि एक तो टाइपोलॉजी समझो, वयस्क अपराधी है, किशोर अपराधी, आदतन अपराधी, पुनरावर्तन, पेशेवर अपराधी, हिंसक अपराधी, साइबर अपराधी। साइबर अपराधी का अंदर भी अंग प्रकार हुए, हैकर्स हुए, संगठित हैकर्स हुए, इंटरनेट स्टॉकर हुए, वगैरह वगैरह। हैकर्स, हैकर्स एक ऐसा शब्द है जिसे तकनीकी कौशल वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून कानून व्यक्ति पर लागू किया जाता है। वह हैकर्स है वह व्यक्ति जो अपराध करने के लिए सिस्टम या नेटवर्क तक अवैध पहुंच प्राप्त करने के लिए उन कौशल का उपयोग करता है। व्हाइट हैकर, ग्रे हैकर, ब्लैक हैकर, हेट हैकर्स के बारे में बताएं। देखिए व्हाइट हेट हैकर्स क्या कहता है, यह अपने प्रोग्रामिंग कौशल का उपयोग कानूनी मकसद के लिए करते हैं, यानी कानून के लिए करते हैं। और तो ये व्हाइट हैकर्स हो गए। बात करें ग्रे हैकर की, ये हैकर उल्लंघन करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, धोखा देते प्रतीत होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करते। ब्लैक हैकर, ये हैकर्स बेईमान बदमाश हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए नेटवर्क सुरक्षा से समझौता करते हैं। इंटरनेट स्टॉकर क्या है, ये वे लोग हैं जो व्यक्तिगत डेटा हासिल करने के लिए अपने पीड़ितों की वेब गतिविधियों पर दुर्भावनापूर्ण रूप से नजर रखते हैं। इस प्रकार के साइबर अपराध सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म मालवेयर के माध्यम से किए जाते हैं, व्यक्ति की पहचान को ट्रैक करते हैं। अब मॉड्यूल 9 की बात कर सकते। देखिए मॉड्यूल 9 अपराध सांख्यिकी। अपराध दर को कैसे ज्ञात करें, रिपोर्ट किए गए अपराध की संख्या और जनसंख्या बट्टा 1 गुणा 1,00,000 और अपराध दर जैसी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, इसका बड़ा क्वेश्चन बनेगा। NCRB के बारे में बताइए, NCRB के बारे में टिप्पणी कीजिए, आप बताइए तो हमें क्या बताना है। देखिए NCRB भारतीय दंड संहिता IPC द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है। भारतीय गृह मंत्रालय का हिस्सा है, मुख्यालय दिल्ली है। NCRB की स्थापना 1986 में हुई और किसकी सिफारिश पर, एक तो ये मेटडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1981 और टास्क फोर्स 1985, इनकी सिफारिश पर NCRB की स्थापना। NCRB की स्थापना 1986 में किन की सिफारिश पर हुई, तो मेटडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977-81, टास्क फोर्स 1985। इसका गठन पुलिस कंप्यूटर निर्देशालय BPRND की सांख्यिकी शाखा, CBI की अंतर राज्य अपराधियों की डेटा शाखा, CBI के केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो और टास्क फोर्स और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। NCRB के 3 प्रमुख प्रकाशन है। भारत में अपराध 1953, भारत में आकस्मिक मौत एवं आत्महत्या 1967, कारागार सांख्यिकी 1995। भारत में अपराध NCRB का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण संकलन है। यह राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से डाटा एकत्रित करते हैं। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में इस आंकड़े NCRB को भेजते हैं। इसमें कुल 3 खंड 20 अध्याय हैं। अध्यायों में क्या है, बच्चों के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, पर्यावरण से संबंधित अपराध है। क्राइम इन इंडिया का पहला संस्करण 1953 में प्रकाशित हुआ और सबसे हालिया संस्करण 1920 का संस्करण है। और नीचे आंकड़ा कोष्टक में आंकड़ा लिखना है, याद रखिए। तो क्या पढ़े हो, भारत में अपराध, ये 3 आधार पर आंकड़ा प्रकाश करे। भारतीय अपराध, भारतीय आकस्मिक मौतें, आत्महत्या, कारागार सांख्यिकी। भारतीय अपराध है ना NCRB का सबसे पुराना माध्यम है और वो जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकड़ा एकत्र करे और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में NCRB ने भेज दें। और इनका 3 खंड है और 20 अध्याय है। 20 अध्याय में बच्चों के खिलाफ अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ अपराध और पर्यावरण संबंधी अपराध है। और क्राइम इन इंडिया का पहला संस्करण 1953 में पास हुआ। भारत में अपराध 1953 में पहला
प्रकाशन हुआ और हालिया 2020 में। भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या, इसका पहला संस्करण 1967 में प्रकाशित, सबसे हाल और नवीनतम 2019 में। पहला संस्करण 1967 में प्रकाशित। भारत में आकस्मिक मौतें 6 से 7 मौतें हुई, 6 से 7 मौतें, 6 से 7 मौतें हुई। अरे भारत के लोग कितना क्या करें, 5 दिन करें, भारत के लोग 5 दिन करें भारत में, और आकस्मिक मौतें 6-7 आकस्मिक मौतें होंगी भारत में, लोग 5 दिन करें, ठीक है। इसका पहला संस्करण 1967 में हुआ। रिपोर्ट में पीड़ितों की आयु, समूह, लिंग विवरण उपलब्ध होता है। इसमें कुल 3 अध्याय है, प्रत्येक आकस्मिक मौतें, यातायात दुर्घटना, आत्महत्याएं, और नीचे कोष्टक में आंकड़ा लिख दिया। आंकड़ा जो भी कारागार सांख्यिकी, रिपोर्ट के आंकड़े सभी राज्यों और प्रदेशों के जेल प्रशासकों द्वारा जुटाए जाते हैं। इसका पहला संस्करण 1995 में हुआ, तो सबसे हालिया संस्करण 2019 में। इसमें कई अध्याय हैं, जैसे जेल संस्था, कैदी आबादी, जेल में कैदियों के प्रकार, जेलों में मौतों और व्यवसाय प्रशिक्षण, जेल निरीक्षण और यात्राएं, जेल अधिकारियों की ताकत और प्रशिक्षण आदि के बारे में है। नीचे कोष्टक में आंकड़ा लिख दिया। 1995 कारागार सांख्यिकी, ठीक है। 1995 कार कद लिया, 1995 में लिया, ठीक है, याद रखा। पीड़ित सर्वेक्षण, ओके, तो क्वेश्चन आएगा पीड़ित सर्वेक्षण को बताइए। अभी देखिए की बात करते हैं पीड़ित सर्वेक्षण की। देखिए, पीड़ित सर्वेक्षण से तात्पर्य कुल के आकलन के लिए जनता के बीच किए गए सर्वेक्षण से है। उनमें से रिपोर्ट किए गए उत्पीड़न के मामले और गैर दर्ज उत्पीड़न के मामले शामिल है। विक्टिमाइजेशन सर्वे और रिपोर्टेड क्राइम, नॉन रिपोर्टेड विक्टिमाइजेशन। 1965 में शिकागो विश्वविद्यालय के नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर द्वारा पहला अपराध पीड़ित सर्वेक्षण किया गया था। 1965 शिकागो विश्वविद्यालय के नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर का द्वारा पहला पीड़ित सर्वेक्षण किया गया था। काले आंकड़े को मापने और अपराध को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पीड़ित सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। पीड़ित सर्वेक्षण के लाभ क्या है? देखिए, इसका उपयोग असूचित अपराध को मापने के लिए किया जाता है। कमजोर पीड़ित की आयु, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, आर्थिक आदि को जानना है। जोखिम का आंकलन, अपराध के बारे में सटीक डेटा की जानकारी होती है। सामान्य और खतरनाक अपराधों को मापने में मदद मिलती है। भविष्य में होने वाले अपराध या का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। पीड़ित और कमजोर समूह के बारे में जानकारी मिलती है। पीड़ित सर्वेक्षण की विशेषता क्या है? देखिए, फोकस व्यक्तियों और पीड़ित के रूप में उनके अनुभव, फोकस वास्तविक अनुभव, कवर किए गए अस्तित्व पहलू। देखिए, बात करते हैं पीड़ित सर्वेक्षण की। पीड़ित सर्वेक्षण क्या है? देखिए, पीड़ित सर्वेक्षण तात्पर्य कुल आकलन के लिए जनता के बीच किए गए सर्वेक्षण से है। उनमें से रिपोर्ट किए गए उत्पीड़न के मामले और गैर दर्ज उत्पीड़न के मामले शामिल है। 1965 में शिकागो विश्वविद्यालय के नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर द्वारा पहला अपराध पीड़ित सर्वेक्षण किया गया था। और काले आंकड़ों को मापने, अपराधों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पीड़ित सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ती है। पीड़ित सर्वेक्षण के लाभ क्या है? इसका उपयोग असूचित अपराधों को मापने, जिनकी सूचना नहीं हुई है उनको मापने के लिए। कमजोर पीड़ित की लिंग, जाति, धर्म, आयु आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जोखिम का आकलन कैसे होता है? सामान्य और खतरनाक अपराधों को मापने में, भविष्य में होने वाले अपराधों का अनुमान लगाने में, और पीड़ित और कमजोर समूह के बारे में जानकारी में होता है। समान अपराध रिपोर्टिंग संख्या की यूसीआर के बारे में बताइए। देखिए, 1830 और 1930 के बीच अपराध के आंकड़ों के संकलन में विभिन्न एजेंसियों और नीति निर्धारकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर पुलिस प्रमुखों ने अपराध रिपोर्टिंग प्रणाली को लागू करने में रुचि व्यक्त की। 1927 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस की बैठक के दौरान एक सुसंगत और मानक तरीके से अपराध के आंकड़े एकत्र करने के प्रयास किए गए। परिणाम स्वरूप अपराधों के 7 प्रमुख वर्गीकरण की पहचान की गई: गंभीर चोरी, गंभीर हत्या, बलात्कार, डकैती, गंभीर हमला, सेंधमारी, तोड़ना या प्रवेश करना, चोरा चोरी, ऑटो चोरी। यूनिफॉर्म क्राइम रिपोर्टिंग यूसीआर कार्यक्रम अपराध पर आधिकारिक डेटा संकलित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ जांच ब्यूरो द्वारा प्रकाशित होता है। डेटा विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाता है। एफबीआई डेटा को रिपोर्ट में संग्रहित करता है। अब बात करते हैं यूसीआर के उपयोग और यूसीआर के दोष क्या है। देखिए, यह देश के पुलिस विभागों से प्राप्त अपराध रिपोर्ट
के आंकड़ों का उपयोग करता है। यूसीआर यूनाइटेड स्टेट अपराध दर और अपराध के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यूसीआर आंकड़े निकासी दर प्रदान करता है। यूसीआर के दोष के केवल पुलिस के द्वारा खोजे गए अपराधों को ही दर्ज किया जाता है। यह केवल सबसे गंभीर अपराधों को गिनता है। क्राइम इंडेक्स हत्या और चोरी जैसे अपराधों को समान मानती है। अब बात करते हैं NCVS यानी कि राष्ट्रीय अपराध पीड़ित सर्वेक्षण को समझाइए। यह यूएसए में अपराध का एक प्राथमिक उपाय है। यह न्याय विभाग और जनगणना ब्यूरो द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपराध के काले आंकड़ों के बारे में अधिक जानकारी देना है। पीड़ित ने कई कारणों से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन अपराधों की रिपोर्टिंग नहीं की जिनमें शामिल है। यह विश्वास करना कि घटना के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। यह विश्वास करना कि पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं थी। यह विश्वास करना कि बहुत निजी या व्यक्तिगत थी। NCVS को निम्न के लिए भी डिजाइन किया गया है। कमजोर आबादी की पहचान करना, कई शिकार दरों का अनुमान करना, अपराध की रोकथाम के लिए डेटाबेस करना। NCVS का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मुख्य रूप से 3 उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला है अधिकारियों के साथ नागरिक सहयोग बढ़ाना और अपराध का पता लगाना। दूसरा, NCVS द्वारा पहचाने गए सबसे प्रचलित अपराधों का मुकाबला करने के लिए विशेष पुलिस स्ट्राइक बलों का संगठन करना। उच्च रिपोर्ट अपराध दर वाले क्षेत्रों में सड़क और पर्क प्रकाश कार्यक्रम विकसित करना। यूसीआर के साथ NCVS की तुलना कीजिए। ये देखिए, ये दोनों एक ही प्रकार के गंभीर अपराधों का डेटा एकत्र करते हैं। ये बलात्कार, डकैती, गंभीर हमले, सेंधमारी, चोरी और मोटर वाहन चोरी के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। यूसीआर और NCVS के बीच कुछ अंतर इस प्रकार है। देखिए, यूसीआर का उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य कानून प्रवर्तन, प्रशासन, संचालन और प्रबंधन के लिए, ठीक है, अपराध का विश्वसनीय आंकड़ों प्रदान करना। NCVS का उद्देश्य अपराध पर पहले से अनुपलब्ध जानकारी, उदाहरण के लिए पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए गए अपराध, पीड़ित और अपराधियों की डेटा एकत्रित करना। NCVS कानून प्रवर्तन के लिए रिपोर्ट किए गए और गैर रिपोर्ट किए गए दोनों अपराधों पर डेटा एकत्र करता है। जबकि यूसीआर 12 साल से कम उम्र के नाबालिग के खिलाफ हत्या, आगजनी, वाणिज्यिक अपराध और अपराध सभी यूसीआर द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यूसीआर सेंधमारी और गैर कानूनी प्रवेश के रूप में परिभाषित करता है, गुंडागर्दी, चोरी। और NCVS व्यक्तित्व का संरक्षण करता है। देखिए, अभी बात करते हैं अपराधी न्याय प्रणाली की। अपराधी न्याय और अपराधी न्याय प्रणाली को समझाइए। आपराधिक न्याय क्या है? देखिए, उन लोगों को न्याय देने से संबंधित है जिन्होंने अपराध किया है। अपराध न्याय कानून के शासन की अवधारणा का अनुसरण करता है, जिसमें कहा गया कि कानून सर्वोच्च है। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। कानून के किसी भी प्रकार के आपराधिक आचरण को दंडित करने का कार्य करता है। अपराधी न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने, अपराधी को रोकने और अपराध को कम करने, कानून उल्लंघन करने वालों को दंडित करने और उनको पुनर्वास के प्रयास करने के उद्देश्य से एक साथ काम करने संस्थाओं की प्रणाली है। अपराधी न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। अपराधी न्याय प्रणाली को तकनीकी रूप से समझना है तो इस प्रकार समझा जाएगा। पहले निवेश के 2 भाग हैं, अपराध और गैर कानूनी अपराध। फिर अब प्रसंस्करण में FIR और शिकायत, पुलिस और कोर्ट है, ठीक है। और दूसरी बात करें उत्पाद उत्पाद में क्या आता है? उत्पाद में आता है दंड, जेल और न्याय। देखिए, दोबारा बात करते हैं। निवेश में अपराध आता है, गैर कानूनी अपराध आता है। प्रसंस्करण में FIR, शिकायतें, पुलिस, कोर्ट आती है। उत्पादन में दंड, जेल, न्याय आता है, ठीक है। और बात करें FIR की, FIR कब लागू हुई? तो 4 सितंबर 2009 में FIR लागू हुई। तो हमने क्या देखा? पहले अपराध, गैर कानूनी अपराध, फिर प्रसंस्करण में क्या होगा? FIR दर्ज होगी, शिकायतें होगी और उनसे पुलिस निपटेगी, कोर्ट केस होगा, फिर उत्पादन में दंड मिलेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, न्याय होगा। अपराधी न्याय प्रणाली के घटक एजेंसी क्या है? मुख्य रूप से पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली गठन करने वाली 5 एजेंसी है। पहले पुलिस करती है, फिर
विधायिका कानून बनाती है, फिर उनके सुधार के बारे में काम होता है, फिर कल्याणकारी एजेंसी आती है, फिर न्यायपालिका दंड देती है या न्याय देती है। पुलिस कानून प्रवर्तन एजेंसी है। पुलिस या कानून प्रवर्तन एजेंसी के बारे में बात करें, कानून लागू करने वाली एजेंसी है। विधायिका कानून बनाना और कानून में संशोधन करना। संसद के दो सदन है, राज्यसभा लोकसभा से मिलकर कानून बनाया जाता है। विधायिका बनती है। सुधार के रूप में कार्य क्या करता है, कल्याणकारी एजेंसी क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है, इनके बारे में अपने को बताना है। समाज में आपराधिक न्याय प्रणाली के पहलू। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली से समाज की अपेक्षाएं, सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के साथ व्यवहार करना है। आपराधिक न्याय प्रणाली और समाज के व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली से समाज की अपेक्षाएं क्या है? देखिए, अपराधों का संरक्षण करना। समाज के व्यक्ति आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी एजेंसियों से अपने अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षा करता है। दूसरी ओर आपराधिक न्याय प्रणाली नागरिकों से कुछ कर्तव्यों का पालन करने की मांग करता है ताकि अधिकारों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जा सके। निष्पक्ष न्याय उद्धार। निष्पक्ष न्याय समाज और आपराधिक न्याय प्रणाली के बंधन को मजबूत करती है। यह न्याय प्रणाली समाज के सदस्यों में एक मजबूत सकारात्मक संबंध बनाने का मदद करती है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारत के संविधान के निहित मौलिक अधिकारों में से एक है। अनुच्छेद 14 धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर राज्य व्यक्तियों का समान संरक्षण करेगा। और अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 अवसर की समानता। 17 में असपृश्यता। 18 में उपाधि। न्याय तथा आसान पहुंच। न्याय तक आसान पहुंच। न्याय प्रदान करने का प्रभावी तरीका, शीघ्र न्याय। ये बात हुई अपराध, समाज में अपराध और न्याय प्रणाली के पहलू। ठीक है, समाज में अपराध और न्याय प्रणाली पहलू है, हमने देख लिया। अपराधों का संरक्षण करना, निष्पक्ष न्याय करना, समानता का अधिकार, ठीक है, और न्याय तक आसान पहुंच, न्याय प्रदान करने का प्रभावी ढंग, तरीका, शीघ्र न्याय। अब बात करते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य और सामाजिक प्रासंगिकता क्या है। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि इसकी एजेंसियां विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य और इसकी सामाजिक प्रासंगिकता है। समाज के व्यक्तियों को निष्पक्ष, कुशल और जवाबदेह माध्यम से न्याय प्रदान करना, कानून लागू करना, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसी भी आपराधिक आचरण का पता लगाना, रोकना, मुकदमा चलाना, समाज में अपराध को कम करना, समाज के में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराधियों को दंडित करने, रोकने और पुनर्वास करना, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य राष्ट्र को विकसित करना है। ये आपराधिक न्याय प्रणाली का उद्देश्य है सामाजिक प्रासंगिकता है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? देखिए, समानता के सारे अधिकार लिख दो। समानता के सारे अधिकार लिख दो सामाजिक न्याय में। सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समान अधिकार, लिंग, जाति, धर्म, मूल, जन्म स्थान के आधार पर और वाक्यात और बता दो। सामाजिक न्याय को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नागरिक न्याय। नागरिक एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा पेश कर सकते हैं। आपराधिक न्याय, सरकार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पेश कर सकती है। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। देखिए, सामाजिक न्याय में हमें समानता के सारे अधिकार है। अधिकार एग्जाम में मेंशन कर देना है, पंगा 12 में बता देना है। फिर लिखना है कि सामाजिक न्याय इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है जैसे नागरिक न्याय है, आपराधिक न्याय है। नागरिक न्याय, नागरिक एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा पेश कर सकते हैं। आपराधिक न्याय, सरकार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पेश कर सकती है। अब बात करना कि आपराधिक न्याय प्रणाली में विधायी प्रक्रिया को समझाइए। देखिए, भारत में एक संसदीय प्रणाली है जिसमें संघ और राज्य स्तर पर विधायिका है। राष्ट्रपति भारत संघ का संवैधानिक प्रमुख है, भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर है, इन चीफ है और सरकार का प्रमुख होता है। वास्तविक कार्य शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। आगे लिख दो संरचना की है। देखिए, भारतीय संविधान में संघ स्तर पर एक द्विसदनीय विधायिका का अपनाया गया है। संसद, जिसके 2 सदन मिलकर लोकसभा, लोगों के सदन, राज्यसभा, राज्यों की परिषद होती है। विधायिका प्रक्रिया, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची। वही संघ सूची पर कानून संघ बनाओ है, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाओ है, और संवर्धित सूची पर संघ और राज्य दोनों बनाओ, यानी कि संसद और विधान दोनों द्वारा कानून बनाए जाते हैं। प्रस्ताव और पारू की बात करूं तो प्रस्तावित कानून को संबंधित मंत्रालय द्वारा कड़ाई से तैयार किया जाता है। कभी कभी बिल को जनता के बीच राय जानने के लिए भी प्रसारित किया जाता है। आवश्यक संशोधन के बाद विधेयक को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद में भेजा जाता है। अनुमोदन के बाद संसद
के अन्य सदनों में भेजा जाता है। समीक्षा, संसद के सदन में एक विधेयक आमतौर पर 3 रीडिंग के माध्यम से जाता है, परिचय के लिए, छंटनी के लिए और पास करने के लिए। इसके बाद विधेयक को कहाँ कहाँ ले जाया जाता है उसके बारे में बताओ। ठीक है। कानून अधिनियम, यानी जब राष्ट्रपति सहमति प्राप्त हो जाती है तो विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है और आधिकारिक सरकारी राजपत्र की अधिसूचित किया जाता है। और बाद में बताओ, फेंको। ठीक है। तो विधायक प्रक्रिया में इतनी चीज़ है। अपराधी न्याय प्रणाली में विधायक प्रक्रिया क्या है? तो पहला कानून के बारे में लिख दो, फिर संरचना लिख दो, फिर विधायक प्रक्रिया लिख दो, फिर प्रस्ताव और प्रारूप लिख दो, समीक्षा लिख दो, कानूनी अधिनियम लिख दो। ठीक है। अब क्वेश्चन नासिक अपराधी न्याय प्रणाली के मॉडल को समझाइए। देखिए, अपराधी न्याय प्रणाली में मॉडल, अपराधी न्याय प्रणाली की अवधारणाओं में कई मॉडल और सिद्धांत है। अपराधी न्याय प्रणाली मॉडल वर्तमान कामकाज के पहलू को समझने, वर्णन करने और विश्लेषण करने के लिए ढांचे का उल्लेख करते हैं। अलग अलग मॉडल है जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने सिद्धांत और विचार और तर्क है। निम्नलिखित 2 मॉडल है, आम सहमति मॉडल और संघर्ष मॉडल है। आम सहमति मॉडल क्या बात करता है? आम सहमति शब्द का अर्थ है किसी भी राय के बारे में आम सहमति या एकमत होना। आम सहमति या सहयोग से काम करने पर न्याय बढ़ता है व असहयोग रूप से काम करने पर न्याय की संभावना कम हो जाती है। आम सहमति मॉडल के लाभ बताइए। अपराध में कमी, निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना, कार्य कुशलता में वृद्धि, किसी व्यक्ति के अधिकार अधिक हद तक सुरक्षित रहते हैं आम सहमति मॉडल में। संघर्ष मॉडल क्या है? आम सहमति मॉडल के विपरीत संघर्ष मॉडल होता है। मॉडल बताता है कि जो लोग उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति रखते हैं वे न्याय प्रणाली के सभी विशेष अधिकारों का आनंद लेते हैं। यह समाज में एक संघर्ष पैदा करते हैं जिससे असुविधाएं और असमानता की भावना विकसित होती है। और संघर्ष मॉडल आपराधिक न्याय प्रणाली में समन्वय के बजाय प्रतिस्पर्धात्मक और की ओर बढ़ता है। देखो भाई, आम सहमति मॉडल जो आप बात करें कि अपराध में कमी हुआ है, निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है, कार्य कुशलता में वृद्धि हुआ है, किसी भी व्यक्ति के अधिकार अधिक हद तक सुरक्षित रहते हैं और एक माइंड उल्टो ही काम हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर अपराधी न्याय प्रणाली की अभियोगात्मक और जिज्ञासु प्रणाली के बारे में बताइए। विरोध शब्द का अर्थ है विरोध करने वाला व्यक्ति। प्रतिरोध प्रणाली या विरोध प्रणाली एक प्रकार की आपराधिक न्याय प्रणाली है जिससे 2 पक्षों के कानूनी प्रतिनिधि अपना एक निष्पक्ष न्यायपालिका के सामने पेश करते हैं जो मामले के अनुसार सच्चाई का निर्धारण करने और निर्णय पारित करने का प्रयास करता है। विरोध शब्द का अर्थ है 2 पक्षों की ओर से 2 व्यक्ति तर्क प्रस्तुत करते हैं और एक दूसरे के तर्कों का विरोध करते हैं और अंतिम निर्णय न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है। अन्य अपराधी न्याय प्रणाली जिज्ञासु है। जिज्ञासु का अर्थ है वह व्यक्ति जो पूछताछ करता है। एक जिज्ञासु अपराधी न्याय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें न्यायाधीश अपने सामने लोगों से पूछताछ करने या उनकी जांच करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं प्रतिकूल और जिज्ञासु प्रणाली, जिज्ञासु आपराधिक न्याय प्रणाली के बीच में अंतर क्या है। प्रतिकूल प्रणाली जिसे हम विरोध प्रणाली भी कहते हैं और दूसरी बात है जिज्ञासु प्रणाली। प्रतिकूल प्रणाली न्यायाधीश निष्क्रिय भूमिका निभाता है, न्यायाधीश सक्रिय भूमिका निभाता है। इस प्रणाली में 2 विरोधी पक्ष एक दूसरे से तर्क करते हैं और न्यायाधीश को मनाने हेतु करते हैं। केवल तर्क नहीं सुनना बल्कि साक्ष्यों को देखता है। न्यायाधीश प्रणाली निष्पक्ष रेफरी के रूप में काम करती है प्रतिकूल प्रणाली में, और रेफरी के रूप में काम नहीं करता है बल्कि योगदान देता है परीक्षण के हर चरण में। और इसमें तर्कों के आधार पर किसी व्यक्ति के अपराध या बेगुनाही का निर्धारण होता है। साक्ष्यों की गहन जांच के बाद किसी व्यक्ति के अपराध या बेगुनाही का निर्धारण होता है। मामले के निस्तारण में जज का योगदान बहुत कम है और जिज्ञासु में बहुत ज़्यादा है। प्राथमिकता तर्कों को दी जाती है, प्राथमिकता दस्तावेजों साक्ष्यों को दी जाती है। न्यायाधीश सीधे पक्षकारों के साथ मामले की चर्चा नहीं करते हैं बल्कि अध्यक्षता करते हैं, सीधे पक्षकारों से चर्चा करते हैं। आरोपी को चुप रहने का बोला जाता है, चुप रहने का अधिकार नहीं होता, बोलने दिया जाता है। ये कानून पालन करते हैं USA, इंग्लैंड और आदि देश करते हैं। भारत में दोनों है लेकिन प्रतिकूल पर ज़्यादा प्रभाव देता है। ये नागरिक कानूनी प्रणाली है और देश में जैसे फ्रांस में, इटली में ये जिज्ञासु प्रणाली होती है। प्रतिकूल और जिज्ञासु प्रणाली के लाभ और नुकसान के बारे में। प्रतिकूल प्रणाली के लाभ पहले है खुले और कम पक्षपाती परीक्षणों को एक मौका प्रदान किया जाता है।
दोनों पक्षों को तर्क प्रस्तुत करने का मौका दिया जाता है। यह नागरिकों को सरकार के संभावित दुरुपयोग से बचाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसकी आलोचना क्या है? यह नागरिकों को संतुष्ट करने और वकील की ताकत पर निर्भर करता है। भूमिका में धन की शक्ति या आ जाती है तो शक्तिशाली व्यक्ति की केस जीतने की संभावना अधिक हो जाती है। अब बात करते हैं जिज्ञासा प्रणाली के लाभ। देखिए, न्यायाधीशों की सक्रिय भूमिका धनी पार्टी द्वारा धन के दुरुपयोग की संभावना को कम करती है। न्यायाधीश मामले की पूरी तरह जांच करता है और सबूत इकट्ठा करता है। न्याय को सुरक्षित करने के लिए अदालत मुकदमे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आलोचना, न्यायाधीश पक्षपाती हो सकते हैं और निर्णय को दिशा मिल सकती है। यह अंतिम निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में रख सकता है। जय श्री राम दोस्तों, हमारे पेपर सेकंड भी समाप्त हो गया है। अब हम जय श्री राम।